हमारे साथ है प्रकाश नगर मोहल्ले के समाजसेवी और सब्जी व्यवसायी श्री शंभुनाथ जी। इस मोहल्ले में सर सुने हैं और हमने बचपन में देखा भी है कि एक बहुत बड़ा तालाब था, एक मंदिर था, एक धर्मशाला भी था जिस पर कुछ क्रांतिकारियों की, स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियाँ भी लगी हुई थी। आप तो यहाँ का बासिंदा है, आपको तो जानकारी होगा। मगर कहने का मतलब जो है ना, हम लोग मतलब कि हम लोग पैदाइश यहीं से हैं जी। और हम लोग के जो पूर्वज लोग हैं वो वहीं के रहने वाले हैं। इस विषय में हम भली भांति से हम जानकारी है। और उस तालाब में हम लोग मैंने ये आज हमारा 64-65 वर्ष का उम्र हुआ। इस तालाब में हम स्नान भी किए हैं। हम लोग बच्चे थे, दौड़ते थे, खेलते थे। उसमें स्कूल भी था, धर्मशाला भी थी। बहुत से हमारे मोहल्ले में बहनों की शादी हुई है इस धर्मशाला में, हमारी आंखों के देखा हुआ है। और ये धर्मशाला स्वर्गीय धड़ीक्षाराम जी अपने सुपुत्र बैनाथ जी जो शहीद निजाम हैदराबाद के लड़ाई में जो शहीद हुए थे, उनके नाम से या बेतिया राज से उनके नाम की चर्चा या जो भी उनके मतलब स्मारक के हिसाब से वो बेतिया राज के अमीन थे शायद, या कुछ कोई कर्मचारी थे वो, तो मांग किए और मांग के दरमियान में धर्मशाला मिला इनको। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि न मंदिर दिख रहा है, न धर्मशाला का कोई भग्नावशेष दिख रहा है, एकदम सपाट हो गया है और पूरा उस पर कूड़ा कचरा का ढेर पसरा हुआ है। ऐसा है कि उनको लीज मिला था प्रत्येक 30 वर्ष में, मतलब ये कराने के लिए धर्मशाला लीज तो मिला ही था, लेकिन यहाँ की पब्लिक के मांग पर कि धर्मशाला के सामने सरोवर होना चाहिए, पोखरा वगैरह होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए, तो मंदिर भी बना और तालाब भी हुआ पोखरा, जो कि वो 99 वर्ष या 100 वर्ष जो कहा जाता है लीज मिला वो। और उसमें एग्रीमेंट जो है धड़ीक्षाराम जी का, उसमें लिखे हैं कि यह जो है हम समाज के लिए मांग रहे हैं, इसका जो भी जल खर और फल फ्रूट, जैसे मान लीजिए बगीचा है, मंदिर है, धर्मशाला है, पोखरा है, तो उसमें का जो फल फ्रूट और जल खर यानी कि मछली वगैरह जो भी निकलती है उसको बेचा जाएगा, तो यहाँ के समाज के हित में काम आएगा। इसका मैं मालिक नहीं रहूँगा, ये एग्रीमेंट है बेतिया राज से, स्वतः यहाँ की जनता रहेगी। और 1900 लमसम हमारे पिताजी भी बताया करते थे कि 1969 में ही लोग का लीज समाप्त होता है और ये 64 में ही बंदोबस्त किसी कर्मचारी से पैसा वगैरह घूस देकर, जानते हैं जमाना है भी खराब हो जाए, अब लोग समाज की सेवा कौन करता है, पहले भावना था, अब तो भावना है नहीं, जमीन की दाम बढ़ गया। और ये लोग 64 में उसका मतलब कि बंदोबस्त करा लेते हैं। किस आधार पर कराते हैं ये तो मतलब कि न्यायालय जानेगी, समाज जानेगा। उस समाज से हम भी है तब आवाज़ उठाए हैं। इस धर्मशाला की लड़ाई में हम लोग 2-4 आदमी लड़ भी रहे हैं, मान लीजिए बात के, मगर समय नहीं है, इसलिए वो लोग आज़ाद घूम रहे हैं और उसको खंडित कर बंदोबस्त कराकर बेच भी दिए हैं। बहुत से उसमें जगह बेच दिया गया है हमारे जानकारी के अनुसार से। उसका जाट था, विद्यालय था, उसका क्या नाम था? शहीद बैद्यनाथ विद्यालय था। उस विद्यालय में हम लोग पढ़े हैं, नहीं कह रहे हैं आपसे कि हम पढ़े भी हैं। और उस तालाब में हम लोग बचपन में नहाए हुए हैं, पौड़े हैं उस तालाब में, बचपना यहीं से हम लोग गुजरा है। इस धर्मशाला में मतलब कि आज आर्य समाज मंदिर बनी हुई है। आर्य समाज मंदिर का जो महायज्ञ होता था उसी धर्मशाला के प्रांगण में होता था। साप्ताहिक जो यज्ञ होता है अभी होते आ रहा है। पहले जो छोटा मंदिर था बीच मार्केट सब्जी मंडी में, उस वहाँ जगह दिक्कत की वजह से इसी धर्मशाला में हुआ करता था। बाद में आर्य समाज मंदिर स्थापित हुआ और यज्ञ अब वहीं पे होता है। जितना भी मतलब आसपास के जो कार्यक्रम होते थे, जैसे शादी ब्याह, जनेऊ, ये सब जो भी होता था उसी धर्मशाला होता है। अब इसके जो वंशज है स्वर्गीय धड़ीक्षाराम जी का, ये लोग बंदोबस्त करा करके दीनानाथ जी की जो सुपुत्र हैं, विजय जी हैं, उनके द्वारका जी के बच्चे हैं सब, खैंदर जी, सुरेंद्र जी, ये सभी लोग बंदोबस्त करा करके 1964 में इसका मतलब अपना अधिग्रहण करके उसके बाद वो अपना कब्जा बेचना शुरू कर दिए। आधे से ज़्यादा पोखरा को बेच दिया गया है, आधे से ज़्यादा हिस्सा। उसमें अभी भी आप खुनाई करवाइए तो जाट का जो होता है ना, हमको पूरा मैंने देखे हुए कैसे मछली जब मराता था
तो उसका पानी जब सूख जाता था तो उसमें जाट का स्तंभ जो होता है ना, अभी भी 3 खंड में है वो, अभी प्लस्तर का, वो कोई टूटे हुआ नहीं है। हाँ, जाट काट दिया है लोग आरी से, लेकिन वो अभी ना स्तंभ है। अभी अब मतलब उसको अभी उसको भी खुदाई कराया जाए, कुआं वहीं पे वर्तमान स्थिति अब कुआं भी है, कुआं जो इन्नार कहते हैं, कुआं भी हमारे गांव मोहल्ले के जो अभी देखिए, अभी मजबूरी है हमारे समाज में, कथा मटकुर होता है हम लोग हिंदू धर्म में या मुस्लिम समाज में पानी कटाई होता है, तो ये सब उसी क्रम में होता था, उसी कुआं के पास होता था। लेकिन उसको भी लोग तो कुआं का जमीन अभी साक्ष्य में है, उसको हटाया जाए ना तो अभी कुआं है, मौजूद है। साफ करो। हाँ, धर्मशाला और मतलब कि मंदिर का, विद्यालय का शेष भी है, मतलब कि फोटो के द्वारा है, कुछ धर्मशाला का शेष बचा हुआ है। अब हम तो यहाँ के मतलब कि DM, SP, SDO जो भी है उनसे आग्रह करेंगे कि इसको जल्द से जल्द इस मामला को सुनवाई करे, नहीं तो हम लोग भी मतलब बाध्य होकर आगे बढ़ेंगे। हम हमारा तो आह्वान है कि हम लोग मुख्यमंत्री से मिले, चले हम लोग। यहाँ के जनप्रतिनिधि सहयोग कर रहे हैं कि नहीं? जनप्रतिनिधि क्या कोई सहयोग नहीं है, वो लोग तो वोट मांगने के लिए आते हैं, वोट मिल जाता है, उसके बाद वो अपना ही तालाब में भर। ये प्रजातंत्र में एक अजीब हाल है, वोट लेंगे समूह से, अतिक्रमण करने वाले हैं चंद लोग ही दलाली करते हैं। जो सार्वजनिक संपत्तियां होती हैं, समाज की संपत्तियां होती है, तो उसके लिए चंद लोग ही उसके लिए जिम्मेदार होते हैं या उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन वो ये लोग वोट लेते हैं समाज से, एक बड़ा तबका का वोट लेता है, उसके बावजूद भी उनकी चुप्पी होती है। ये बहुत बड़ा एक प्रजातंत्र की विसंगति है। भाई, आप इतना समाज का वोट ले रहे हैं, इतना बहुसंख्यक समाज आपको MLA बना रहा है, MP बना रहा है, लेकिन आप उसका मदद नहीं करते हैं और चिन्नी चाटने वालों का चिन्नी चाटने वहाँ पर पहुँचते हैं। कुछ मदद महज कुछ लोग ही असामाजिक होते हैं, दलाली करते हैं या अतिक्रमण करते हैं, लेकिन इन लोगों को मनोबल कौन देता है? आप जनप्रतिनिधियों की चुप्पी देती है। जब आप समूह से, समाज से आप वोट ले रहे हैं थोक के भाव से, तो आप पलड़ा वहाँ पर भारी है, वहाँ पर बोलिए, समाज के लिए बोलिएगा और समाज का वोट लीजिएगा तो आपकी वास्तव हूँ। और जैसा कि शंभू प्रसाद गुप्ता जी बोल रहे हैं, जी तो उसमें पोखर, धर्मशाला, मंदिर, उसके साथ एक विद्यालय भी है जिसका नाम है शहीद बैजनाथ अंबेडकर विद्यालय नरकटिया। ये 1970 ईस्वी से स्थापित है, जो कि अभी अतिक्रमण के वजह से वहाँ पर विद्यालय स्थापित नहीं है, क्योंकि बाढ़ 2017 में जो बाढ़ आया, उस बाढ़ में विद्यालय ध्वस्त हो जाने की वजह से अन्यत्र हम लोग विद्यालय वार्ड नंबर 11 उषा देवी के मैदान में अपना विद्यालय संचालित है। तो हम लोग का विद्यालय संचालित है और ये कैबिनेट द्वारा पारित है। मतलब विद्यालय जो है वो सरकारी है? सरकारी है। ये पूछना चाहता है जी, ये कैबिनेट द्वारा पारित है। 1990 में 16/1/1990 को कैबिनेट से पारित किया गया। उसके बाद से अभी तक इसका सरकारीकरण तो हो चुका है, लेकिन हम सभी को इसका लाभ जी, तो इसके लिए सरकार सब लोग गुजारिश किए हैं। हम लोग अपने तैयारी करते हैं और जारी है। इसलिए इस विद्यालय का वही ठीक बोले कि धरीक्षण राम जी इसको दान में दिए थे, जो कि कुछ दिनों बाद कुछ लोग बंदोबस्त कराकर उसको अतिक्रमण करने का प्रयास किए हैं, जिससे हम लोग का विद्यालय अलग से चलाना पड़ रहा है। इसलिए हम लोग का यही इच्छा है कि इस विद्यालय को इसके पुनः स्थान पर स्थापित कर दिया जाए, क्योंकि सरकार से हम लोग को जांच अपना कराने में हम लोग सुविधा और इसमें हम सहायक शिक्षक पद पर हैं। हम लोग कुल 14 स्टाफ हैं, 14 शिक्षक हैं। प्रबंध समिति के माध्यम से हम लोग अपना विद्यालय संचालित करते हैं, जिसमें अध्यक्ष हैं बबलू सराहरी और सचिव हैं रणजीत कुमार सोनी जी, और ये हमारे शंभू प्रसाद गुप्ता जी कोषाध्यक्ष। ये एक प्रबंध समिति है जिसके सहयोग से हम हमारे साथ हैं रणजीत गुप्ता जी, जो यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और समाज में इनका अपना एक अलग स्थान मुकाम है, समाज सेवा भी करते हैं और ये भी धर्मशाला की ज़मीन की मुक्ति के लिए ये भी आंदोलन में एक अहम हिस्सा दिया है। इनसे भी कुछ हम लोग बातें करते हैं और कुछ जानकारी देते हैं। बताइए कुछ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ
ग्राउंड लेवल पे आके जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और यहाँ के समाज और यहाँ के जो पिछड़े तत्वे के लोग हैं जो इससे ग्रसित हैं, इसको इन लोगों की आवाज़ आप बनकर अपने चैनल के माध्यम से आप पदाधिकारियों के पास या जो इससे जुड़े जो भी लोग हैं उनके पास पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले नमस्कार आपके चैनल को। देखिए, बहुत पुराना धर्मशाला है ये, और हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोग मैंने अधिकांश वहाँ पे खेलने के लिए जाते थे। वहाँ एक शिव और पार्वती का मंदिर भी था। वहाँ पे वार्ड नंबर 13, 12 और 11, अगर मैं कहूँ तो पूरे नरकटियागंज के लोग वहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए, महिला श्रद्धालु भी और पुरुष लोग भी वहाँ पे जाते थे। लेकिन बीच में कुछ ऐसा घटना वहाँ पे घटा, जैसे लोगों को लगा कि भाई ये ज़मीन सरकार की है और इस पर पहले से ही गिद्ध की तरह नज़र बनाए रखे हुए थे लोग कि इसको किस प्रकार से अतिक्रमण किया जाए, और अतिक्रमण कर कर पहले इस चीज़ को नष्ट किया जाए, जो वहाँ पे मंदिर है उसको नष्ट किया जाए, ताकि ना यहाँ पे मंदिर रहेगा ना लोग पूजा पाठ करने के लिए आएगा। फिर उसके बाद में नरकटियागंज शहर का जितना भी कचरा था उस कचरे को ला के उस पोखरे में डाल दिया गया, डंपिंग किया गया कि बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई पानी या कोई मतलब काम करने के लिए भी यहाँ पे नहीं आएगा, जिससे लोगों का ध्यान उस पर नहीं जाए। उसके बाद में वहाँ पे एक स्कूल था जिसका नाम था शहीद बैद्यनाथ मध्य विद्यालय। वहाँ पे बहुत बच्चे लोग भी जो थे, बच्चे हमारे गांव मोहल्ले के आसपास के जो भी हमारे नगर परिषद के क्षेत्र के जितने भी बच्चे थे वहाँ पे अच्छी एजुकेशन के लिए वहाँ जाते थे, पढ़ने जाते थे, और वहाँ पे निस्वार्थ भावना से वहाँ पे पढ़ाई भी होती थी, और टीचर लोग बहुत सरलता से उन लोगों को जो भी अपने से होता था वो बच्चों के प्रति अपना सहानुभूति दिखाते थे। लेकिन कुछ लोग, जैसे कि आपने बताया अभी कि कुछ लोग ही होते हैं जो अतिक्रमण करते हैं और कुछ लोग ही होते हैं जो गलत को बढ़ावा देते हैं। हम लोग कई बार इस मुद्दे को लेकर डीएम साहब से भी मिले, एसपी साहब से भी मिले, यहाँ डीसी LRDC हैं उनसे भी हम लोग मिले, CO से भी मिले, कई बार नापी भी हुआ, लेकिन पता नहीं किस कारण से नापी होता है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है और ना ही इस मामले को संज्ञान में लिया जाता है। अगर मान लीजिए कि हम अगर पीड़ित हैं, हम अगर जा रहे हैं इस मामला को लेकर कहीं, तो सबसे पहले उस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए, लेकिन यहाँ मामले को संज्ञान में नहीं लेकर इस मामले को रफा दफा में लग जाते हैं। लेकिन हम लोग भी पीछे मोहल्लेवासी जितने भी हमारे साथ मैंने हम लोग जो है तो वार्ड नंबर 13 के ये लोग पीछे हटने वालों में से नहीं है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग वक्फ बोर्ड में भी जाएंगे, बेतिया राज में भी जाएंगे, डीएम साहब से फिर मिलेंगे, मुख्यमंत्री के दरबार तक हम लोग जाएंगे, लेकिन इस पर जो है कि अवैध कब्जा जो किया है लोग, उन लोगों का कब्जा हम लोग नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए हम लोग को कोई जो कुर्बानी देना हो हम लोग देने के लिए सक्षम हैं। देखिए, पुराने समय के लोग जो होते थे वो समाज की भलाई के लिए, समाज की सुविधा के लिए धर्मशाला मंदिर का निर्माण कराते थे, प्यास बुझाने के लिए तालाब कुएं खुदवाते थे। लेकिन हमारी आने वाली जो पीढ़ी है कितनी भ्रष्ट है कि पुराने परंपरा का मजाक उड़ाती है एक तरफ, और दूसरी तरफ उस पर अतिक्रमण करके उस जमीन का सौदा करती है। किसी गजनी ने यहाँ पे नहीं आया है, कोई गजनवी नहीं आया है, कोई तैमूर लंग नहीं आया है। ये अपने ही समाज के लोग हैं जो पवित्र धर्मशाला को, मंदिर को तहस नहस कर उसके ज़मीन का खर्च फरोख्त कर रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है अपने समाज के लिए, और चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। हालांकि अध्यात्म में ये भी बोलता है कि मंदिर और धर्मशाला के ज़मीन का सौदा करने वाले कभी सुखी नहीं होता है, उनकी आने वाली पीढ़ियाँ भुगतती है। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अपनी पीढ़ियों का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद इसका परिणाम का पता चलेगा। देखिए, वहाँ पे जो मंदिर था और वहाँ पे जो अवशेष बचा हुआ था, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे बैद्यनाथ प्रसाद करके, मैं उनका तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, हम लोग के पास है, मोबाइल में हम लोग रखे हुए हैं बचा कर, क्योंकि कब समय आ जाए इस चीज़ को लेके कि लोग अगर वहाँ के मांगे कि भाई यहाँ पे क्या था क्या नहीं था, तो इसको लेके हम लोग देखिए, ये है वो मंदिर जहाँ पे लोग पूजा करते हैं। आप देख सकते हैं, कैमरा में भी आप इस चीज़ को दिखा सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि किस प्रकार से वहाँ पे मंदिर बना हुआ है, और यहाँ पे लोग भी आपको दिखाई देता होगा कि कैसे लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए आए हुए हैं। और भी बहुत सारा तस्वीर है यहाँ पे, जो देखिए यहाँ पे वही बैद्यनाथ प्रसाद जो है, जो सामने उनके गेट के पास ये मूर्ति लगी हुई है दोनों आदमी का,
जो स्वतंत्रता सेनानी थे, और भी ये है धरोहर जी। स्कूल का, जो अभी हम बोले आपको शहीद बैजनाथ मध्य बहुत विद्यालय। मतलब शर्मनाक बात है कि प्राचीन धरोहर को, कहने का मतलब ये शहर है, के प्राचीन धरोहर को खत्म कर दिया गया। हाँ, चंद पैसे के रुपये के लिए और प्राचीन धरोहर खत्म किए, इससे बड़ा शर्मनाक बात क्या हो सकता है शहर के लिए? देखिए वो वहाँ पे तो बहुत सारा ज़मीन बिक चुका है। वहाँ पे जैसे हम लोग को जानकारी मिला कि इधर प्लॉटिंग होना चालू हो गया है, वहाँ पे नींव घिंचाना चालू कर दिया है लोग, ईंटा गिराना चालू कर दिया है लोग, लेबर मिस्त्री लग गया है। तो हम लोग इस चीज़ का ये किए कि भाई अपना बैठक करके और उसको हम लोग रातों रात उसको हटाने का काम किया। रातों रात जो है वहाँ पे हम लोग जाके खुद अपना निगरानी रख के उस सामान को वहाँ से हटवाएं और जाके तब हम लोग जाके आगे कार्रवाई में। ये हमारे शहर का सबसे महत्वपूर्ण समझिए दुर्भाग्य है कि इतना बढ़िया, इतना ज़मीन रहने के बावजूद भी हम लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ चंद लोगों की वजह से। किसी भी शहर में अगर इस तरह की घटना घट जाए, प्राचीन धरोहर को मिटाया जाए, उसके ज़मीन का सौदा किया जाए, इससे मतलब शर्मनाक है, पूरे शहर के लिए शर्मनाक बात है। हमारे साथ है रंजीत सोनी जी, जो शहीद बैजनाथ धर्मशाला के लिए, उसकी मुक्ति के लिए अतिक्रमणकारियों से उसके लिए संघर्ष कर रहा है और यहाँ के एक समाजसेवी भी हैं, समाज में इनका अच्छा पहचान भी है और बहुत जुझारू ढंग से ये इस धर्मशाला की मुक्ति के लिए प्रयास में है। कहते हैं अतिक्रमणकारियों से जल्द उससे उनके कब्जे से इसको हटाया जाए और फिर से इस पर उसका निर्माण हो, धर्मशाला का नया निर्माण हो। तो रंजीत सोनी जी ज़रा कुछ इसके बारे में और प्रकाश डालिए। देखिए, इस धर्मशाला के बारे में तो हम जब से हम लोग माने हम पैदा हुए हैं तब से हम लोग देख रहे हैं धर्मशाला, पोखरा मंदिर, लेकिन हम लोग को ये पता नहीं था कि ये बेतिया राज का धरोहर है। हम लोग को जब ये लोग बेचना शुरू किए तब हम लोग इस पर हम लोग मालूम किए कि भाई ये ज़मीन आखिर है किसका। तो हम लोग जब मालूम किए, कागज़ निकलवाए, तो ये मालूम हुआ कि ये ज़मीन बेतिया राज की है और पोखरा के लिए 4 कट्ठा 3 दूर ज़मीन पोखरा के लिए दिया गया है, जो आम जनता के हक के लिए दिया गया है। और 13 कट्ठा धर्मशाला के और विद्यालय के लिए दिया गया है और मंदिर के लिए, जो कि मंदिर था, विद्यालय था, अभी कुआं है, पोखरा के कुछ अंश बाकी है, जिस पर पोखरा के 8 पर कुछ लोग अतिक्रमण करके और उस पर मकान बनाकर दुकान चला रहे हैं। इस पर हम लोग कार्रवाई के लिए हम लोग गए बेतिया राज में गए, तो वहाँ पे बेतिया राज मैनेजर साहब एक्शन लिए उस पर, उन लोगों पर अतिक्रमणकारियों पर FIR हुआ, उस पर केस चला। अभी भूमि सुधार उप सहमता महोदय के यहाँ वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। हम लोग जाते हैं तो वो बोलते हैं कि CO साहब के पास जाइए, CO साहब के पास जाते हैं तो उनसे कहते हैं कर्मचारी के पास जाइए। चारों बगल घूमने के बाद फिर हम लोग DM साहब के पास गए। DM साहब जब आदेश किए तो आनन फानन में फिर नापी जोखी हुआ और फिर CO साहब लिख करके रिपोर्ट जमा किए LRDC साहब के पास। फिर भी आज साल भर हो गया, लेकिन अभी तक उस पर आदेश कोई पारित नहीं हुआ। हमको तो लगता है कि कुछ पदाधिकारी जो कि अतिक्रमणकारियों से मिल करके और उसको पेंडिंग में रखे हुए हैं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि जल जीवन हरियाली के तहत सभी पोखरा के सौंदर्यीकरण करना है, लेकिन यहाँ पे लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। हम लोग इस पर लगे हुए हैं। अगर 1 सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर इस पर अगर भूमि सुधार उप सहमता महोदय अगर कुछ नहीं करते हैं, कोई आदेश नहीं निकालते हैं, तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर जाएंगे। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सहयोग किया और इसके बारे में आपने विस्तृत प्रस्तुति दी। हमें यही कहना है कि जो भी अतिक्रमण किया है उसे एक बार और मैं कह रहा हूँ कि अपने परिवार के लिए, अपनी पीढ़ी की भलाई के लिए कृपया मंदिर का, मस्जिद का, धर्मशाला का ज़मीन को कब्जाना, उस पर अपना निजी स्वार्थ हेतु उसका इस्तेमाल करना या उसको बेचना बहुत बड़ा पाप है।
जबकि ये लोग फर्जी तरीके से कागज़ का बंदोबस्ती दिखा रहे हैं, जिस पर कि ना कोई खाता है ना खेसरा है, बताइए कुछ उस पर अंकित नहीं है। ये लोग अपने ज़मीन के हिस्सा के दिखा करके और उस ज़मीन को, पोखरा वाला ज़मीन को ये लोग बंटवारा करके बेच रहे हैं, जबकि पोखरा का डीड मेरे पास है, धर्मशाला का डीड है, हर चीज़ पूरा प्रूफ है मेरे पास, टोटल डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन यहाँ के पदाधिकारी लोग की मिली भगत से अभी तक अतिक्रमण खाली नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे भी अगर कार्रवाई नहीं करते हैं लोग तो पटना हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ पे अपना वाद दायर करेंगे और वहाँ से जो निर्णय होगा देखेंगे। सच्चाई के साथ देना चाहिए और सच्चाई के लिए ही ये लोग निस्वार्थ दौड़ धूप कर रहे हैं, लड़ रहे हैं कि समाज का चीज़ है, सार्वजनिक संपत्ति है, उसको फिर से समाज में स्थापित किया जाए। ऐसे लोगों के जज्बे को मेरा सलाम है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये सारे लोग जो समाज के लिए, समाज की भलाई के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, इन लोगों को अपने मार्ग में सफलता मिले। जी धन्यवाद।